शाम के 7 बज रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित ब्लू डायमंड होटल की लॉबी में सुमित बेचैनी से टहल रहा था। वह बार-बार अपनी महंगी घड़ी देख रहा था और फिर मुख्य द्वार की तरफ। आज सुमित के लिए बहुत बड़ा दिन था। वह अपनी मंगेतर आन्या को अपने पिता से मिलवाने वाला था। आन्या एक बेहद अमीर घराने की लड़की थी। उसके पिता शहर के मशहूर बिल्डर थे। सुमित खुद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट था। सब कुछ परफेक्ट था सिवाय एक चीज के। सुमित के पिता रघुवीर जी। रघुवीर जी कोई बिजनेसमैन नहीं थे, न ही कोई अफसर। उनकी पुरानी सब्जी मंडी के पीछे एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। हाथों में ग्रीस, कपड़ों पर कालिख और पसीने की गंध, यही उनकी पहचान थी। पिछले 30 सालों से उन्होंने पंचर बनाकर और चेन चढ़ाकर ही सुमित को पढ़ाया लिखाया था। लेकिन आज सुमित को उसी पहचान से डर लग रहा था। हेलो सुमित, पीछे से एक सुरीली आवाज आई। सुमित पलटा। अन्या अपनी मां के साथ खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाय अन्या। नमस्ते आंटी। सुमित ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी गेट पर थी। तभी एक ऑटो रिक्शा होटल के पोर्च में आकर रुका। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरा। उसने एक ढीला ढाला साफ कुर्ता पजामा पहना था, लेकिन पैरों में वही पुरानी चप्पलें थी और हाथों के नाखूनों में बरसों की जमी हुई काली ग्रीस, जिसे साबुन भी अब साफ नहीं कर पाता था। वह रघुवीर जी थे। सुमित का दिल बैठ गया। उसने तो पापा को कहा था कि टैक्सी करके आना और नए जूते पहनना, पर पापा वही सादगी उठाकर चले आए। सुमित लपक कर उनके पास गया, इससे पहले कि अन्या उन्हें देख ले। पापा, मैंने कहा था ना कि ड्राइवर भेज दूंगा, ऑटो से क्यों आए? और ये चप्पलें? कितनी बार कहा है कि अब आप वीआईपी के नेता पिता हैं, थोड़ा तो स्टेटस का ख्याल रखा करिए। सुमित ने दबी आवाज में गुस्से से कहा। रघुवीर जी ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछा। अरे बेटा, टैक्सी वाला 500 रुपया मांग रहा था, ऑटो 100 में ले आया, और जूते, वो नए जूते पहनकर चला नहीं जाता, पैर कटते हैं। तू चिंता मत कर, मैं कोने में चुपचाप बैठ जाऊंगा। सुमित ने गहरी सांस ली। सुनिए पापा, अंदर अन्या और उसकी माँ है। प्लीज अपनी दुकान का जिक्र मत कीजिएगा। मैंने उन्हें बताया है कि आपका ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस है। बस हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। रघुवीर जी की आंखों में एक पल के लिए दुख की परछाई आई, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा औपचारिक था। आन्या की माँ मिसेज कपूर रघुवीर जी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तो रघुवीर जी, सुमित बता रहा था कि आपका स्पेयर पार्ट्स का काम है। शोरूम कहाँ है आपका? मिसेज कपूर ने पूछा। रघुवीर जी हकलाए। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। जी, वो मंडी के पीछे, मतलब मेन मार्केट में है। सुमित ने तुरंत बात संभाली। हाँ आंटी, पापा का होलसेल का काम है, इसलिए शोरूम की जरूरत नहीं पड़ती। गोदाम है इनका? ओ नाइस, अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, आपके हाथ, शायद आप खुद भी काम में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। अन्या की नजर रघुवीर जी के काले नाखूनों पर पड़ गई थी। सुमित का चेहरा फक पड़ गया। उसने टेबल के नीचे से पिता के पैर मारा, इशारा किया कि हाथ नीचे कर ले। रघुवीर जी ने झेपते हुए अपने हाथ मेज के नीचे छिपा लिए। जी बेटा, वो मशीनरी का काम है ना, तो तेल पानी लगता रहता है। खाना आया। रघुवीर जी को कांटा चम्मच इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी। वे रोटी को हाथ से तोड़ने में ही सहज थे, लेकिन सुमित ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मैनर्स का ध्यान रखना। रघुवीर जी ने कांपते हाथों से छुरी और कांटा उठाया। कोशिश की कि नॉन को काट सके, लेकिन वो फिसली और थोड़ी सी दाल छिटक कर मिसेज कपूर की महंगी साड़ी पर गिर गई।
ओ माय गॉड, मिसेज कपूर चिल्लाई। मेरी डिजाइनर साड़ी। सुमित गुस्से से लाल हो गया। पापा, आपको अकल नहीं है क्या? जब नहीं आता तो क्यों करते हैं ये सब? उसने सबके सामने पिता पर चिल्ला दिया। होटल के वेटर और आसपास के लोग देखने लगे। रघुवीर जी का चेहरा अपमान और शर्म से झुक गया। माफ करना समधन जी। वो हाथ फिसल गया और वहां से हो गए। रहने दीजिए पापा, सुमित ने नैपकिन पटकते हुए कहा। आपसे मुझसे आपसे मुझे यही उम्मीद थी। आपको यहाँ लाना ही मेरी गलती थी। आप कभी मेरे लेवल पर नहीं आ सकते। सन्नाटा छा गया। अन्या और उसकी मां हैरान थी। रघुवीर जी धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रोए नहीं। सही कह रहा है तू बेटा, मैं तेरे लेवल का नहीं हूं। मैं तो बस एक साइकिल वाला हूं। मेरे हाथ काले हैं, मेरे कपड़े सस्ते हैं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तू खाना खा, मैं चलता हूँ। रघुवीर जी मुड़े और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर चल दिए। सुमित ने उन्हें नहीं रोका। वह अपनी शर्मिंदगी में इतना डूबा था कि उसे पिता का दर्द नहीं दिखा। लेकिन अन्या उठी। रुकिए अंकल, अन्या ने जोर से कहा। सुमित ने अन्या का हाथ पकड़ा। अन्या, जाने दो उन्हें। वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, एम्बैरस कर देते हैं। अन्या ने सुमित का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। एम्बैरस वो नहीं कर रहे सुमित, एम्बैरस तुम कर रहे हो अपने ही पिता को। अन्या तेजी से चलकर रघुवीर जी के पास पहुंची, जो लॉबी तक पहुंच चुके थे। उसने उनका हाथ पकड़ दिया। अंकल, प्लीज मत जाइए। रघुवीर जी ने नजरें नहीं उठाई। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। सुमित ठीक कहता है, मेरी वजह से उसकी नाक कटती है। आन्या ने रघुवीर जी के वही काले ग्रीस लगे हाथ अपने हाथों में ले लिए। अंकल, क्या आप मुझे दिखाएंगे कि वो दुकान कहाँ है जहां से सुमित बड़ा हुआ? क्या? सुमित भी पीछे पीछे आ गया था। अन्या, तुम पागल हो गई हो? वो एक छोटी सी टपरी है, वहां गंदगी है, ग्रीस है। तुम वहां क्यों जाओगी? मुझे जाना है सुमित, अभी। अन्या ने फैसला सुना दिया। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझे तुम्हारा सच देखना है, तुम्हारा झूठ नहीं। मजबूरी में सुमित को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर मंडी के पीछे ले जाना पड़ा। रात के 9 बज रहे थे, पर रघुवीर जी की दुकान के बाहर अभी भी दो लोग अपनी साइकिल ठीक करवाने के लिए खड़े थे। एक छोटा सा काला सा कमरा, जिसमें टायरों की गंध भरी थी। जमीन पर औजार बिखरे थे। रघुवीर जी ने गाड़ी से उतरते ही कहा, यही है बेटा मेरी दुनिया, देख लिया? अब चलो, तुम्हें गंध आएगी। अन्या गाड़ी से उतरी और सीधे दुकान के अंदर गई। उसने देखा, दीवार पर एक फोटो टंगी थी। सुमित की ग्रेजुएशन सेरेमनी का फोटो, जिस पर ताजा हार चढ़ा हुआ था और पास ही एक गुल्लक रखा था जिस पर लिखा था, बहू के लिए कंगन। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह मुड़ी और सुमित के पास आई, जो नाक पर रुमाल रखे खड़ा था। सुमित, तुम कहते थे कि तुम्हारे पापा के हाथ गंदे हैं। आन्या ने रघुवीर जी का हाथ उठाया और सुमित के सामने कर दिया। ध्यान से देखो इन हाथों को। ये काले धब्बे ग्रीस के नहीं है। ये वो निशान है जो तुम्हारी तकदीर लिखने के लिए पड़े हैं। जब तुम एसी क्लासरूम में बैठकर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तब ये हाथ तपती धूप में लोहे के पहिए सीधा कर रहे थे, ताकि तुम्हारी फीस भरी जा सके। जब तुम पिज्जा खा रहे थे, तब तुम्हारे पिता यहाँ सूखी रोटी खाकर पैसे बचा रहे थे, ताकि तुम्हें ब्रांडेड जूते दिला सके। अन्या ने सुमित की आंखों में देखा। सुमित, जैसे जिस काम में तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो काम छोटा कैसे हो गया? जिस दुकान की कमाई से तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उस काम को ऑटोमोबाइल बिजनेस का झूठा नाम दिया। अरे तुम्हारे पिताजी तो वह कलाकार हैं जो टूटी हुई चीजों को जोड़कर चलने लायक बनाते हैं, और तुम तो बने बनाए रिश्तों को तोड़ रहे हो।
सुमित सन्न रह गया। आन्या के एक एक शब्द हथौड़े की तरह उसके दिल पर लग रहे थे। उसे याद आया बचपन का वो दिन जब उसे स्कूल में चोट लगी थी, तो पापा इसी दुकान से नंगे पैर दौड़ते आए थे और अपने काले हाथों से ही उसे गोद में उठाया था। और तब से उसे उस हाथों में गंदगी नहीं, सिर्फ सुरक्षा ही महसूस हुई थी। आज वही हाथ उसे बुरे लग रहे थे। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे पिता की ओर बढ़ा। रघुवीर जी कोने में खड़े होकर अपनी पुरानी साइकिल के हैंडल को कपड़े से पोंछ रहे थे, जैसे अपनी शर्मिंदगी पोंछ रहे हों। सुमित घुटने के बल बैठ गया और पिता के पैरों में सिर रख दिया। वही पैर जिनमें फटी हुई चप्पलें थी। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी हस्ती आपकी ही बदौलत है। मैं बहुत बुरा बेटा हूं पापा। सुमित फुट फुट कर रो पड़ा। रघुवीर जी का दिल पसीज गया। पिता का दिल तो मोम का होता है। उन्होंने गले लगा लिया। अरे पागल, रोता क्यों है? मैं नाराज नहीं हूं, बस मुझे लगा कि शायद अब मैं तेरे लायक नहीं रहा। रघुवीर जी की आवाज भर भर आ गई। नहीं पापा। सुमित ने उनके काले हाथों के अपने गालों से लगा लिया। यह हाथ दुनिया के सबसे साफ और पवित्र हाथ है। आपकी मेहनत के आगे मेरी सारी कमाई, मेरा सारा स्टेटस धूमिल है। आपसे मैं कभी, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आन्या मुस्कुरा रही थी। उसने आगे बढ़कर रघुवीर जी के पैर छुए। नमस्ते पापा जी। मुझे गर्व है कि मैं उस घर की बहू बनूंगी जहां पसीने की कमाई खाई जाती है, चोरी की नहीं। और हाँ, वह जो गुल्लक है ना, बहू के कंगन वाला, मुझे वही कंगन चाहिए, चाहे वह लोहे की ही क्यों ना हो। रघुवीर जी ने हंसते हुए और रोते हुए दोनों बच्चों को गले लगा लिया। जीते रहो बच्चों, जीते रहो। अगले हफ्ते सगाई हुई, लेकिन इस बार ब्लू डायमंड होटल में नहीं, बल्कि रघुवीर जी की उस छोटी सी दुकान के सामने एक शामियाना लगाकर। सुमित ने गर्व से अपने सारे दोस्तों और बॉस को बुलाया और माइक पर कहा, यह मेरे पिता हैं और यह साइकिल रिपेयर करते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं एक मैकेनिक का बेटा हूं, क्योंकि इसी साइकिल के पहियों ने मेरी जिंदगी की गाड़ी को यहां तक पहुंचाया है। उस दिन सुमित के चेहरे पर जो चमक थी, वह किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने सीख लिया था कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ हमारी सोच होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।